हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर ये 14 है। जी हाँ, ये सेट नंबर 14 है। इससे पहले 1 से 13 सेट अपलोड किया जा चुका है, उसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। ये किस पब्लिकेशन का है? तो ये मिशन 50 है, यानी रंजीत सर का है। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का 1 से 20 तक सेट अपलोड किया जा चुका है विथ PDF। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? तो 1590 में उड़ीसा पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में बंगाल के सूबेदार एवं अधिकारी ने भी सहायता किया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम बनाया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था राजधानी को। अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग करते हुए इसे मगधी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा? मगधी। क्वेश्चन नंबर 4, किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था? चीन वंश। इसका निर्माण सम्राट चीन सी हुआंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था और जुते हुए खेत के साक्ष्य के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला? 1674 में। राज्याभिषेक के जो वर्ष है उसी वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा राम नारायण। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? तो उपरोक्त में सभी ने किया था, यानी राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, कामगार खां और सुंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को कब लागू किया गया था? तो शिवाजी जो युद्ध लड़े थे, यानी मलिक अंबर को श्रेय जाता है ये गुरिल्ला पद्धति के लिए। किसको? तो मलिक अंबर को। लेकिन व्यवहार में इस युद्ध को प्रयोग में लाने का श्रेय जाता है शिवाजी को। यानी स्टार्ट किया मलिक अंबर, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इसको सफल बनाया शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 10, वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो श्रीनगर में। डल झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। कौन? हजरत बल भारत के जम्मू कश्मीर स्थित, वहां पर इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1955। क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी? श्रीरंगपट्टनम में। और यहाँ पे टीपू सुल्तान आखिर और निर्णायक युद्ध लड़ता है 1782 से 99 के बीच, जिसमें से चौथा युद्ध होता है 99 वाला, जिसमें उसकी हत्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, नमक सत्याग्रह एवं डांडी पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया था। जी हाँ, इसे गंभीरता से नहीं लिया। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन था,
इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एवं उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा किया गया था ये? तो मोंटेग्यू घोषणा पत्र 1917, ठीक है, यानी इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। ये 20 अगस्त 1917 को घोषणा किया गया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेन नाम इसका क्या है? तो मोंटेग्यू घोषणा पत्र। इसको लाने का कारण क्या था कि जो 1916 में जो होम रूल आंदोलन हुआ था, जिसके वजह से एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो गई थी और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में इसके तीखी विरोध हुआ और इसको कंपनसेट करने के लिए, इसी को दबाने के लिए अंग्रेज ने यह लाया था। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो फारूक सियार ने पारित किया था। ये एक्चुअली था क्या? तो गोल्डन फरमान। जी हाँ, गोल्डन फरमान इसे कहते। इसमें यह था कि 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी यानी बिना अतिरिक्त टैक्स दिए व्यापार कर सकता था। यही जो गोल्डन फरमान है ये बंगाल की लूट में काफ़ी सहायक हुआ। और इसे हुआ ये था कि 1717 में जो चूँकि ये कंपनी को दिया था, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार भी करने लगे और बंगाल में धीरे धीरे ये विकराल रूप ले लिया। 17, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? आप थोड़ा इसे देख सकते हैं, ये बिहार के मैप है मान लीजिए। तो उत्तर से दक्षिण छोटा है और पश्चिम से पूर्व क्या है? बड़ा है। तो लंबाई कितना है? 3, 4, 5 किलोमीटर। कितना है? 3, 4, 5 किलोमीटर, ठीक है। और वही बात की जाए पश्चिम से पूर्व, तो ये लंबाई है 483 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी DLIRM कब शुरू किया गया था? ये शुरू कब किया गया है? तो उपरोक्त में से इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये शुरू किया गया 2008 में। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ये एज इट इज उठा के दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? ये किया था टीपू सुल्तान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1790 से 92। इसमें मेन इसका जो था ज़्यादातर राज को हड़प लिया गया और इसके 2 पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे दूतावास खोला था? तो कई राज्यों में था, जिसमें से इस्तांबुल था एक, उसके बाद भी जो उसके समर्थक था देश उसके साथ। सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चारनॉक ने की थी? खोज नहीं कर सकते, बल्कि इसका खोज तो नहीं कर सकते, इसका स्थापना किया था, ठीक है। तो किस नगर किया था? ये कलकत्ता। जी हाँ, जो कोलकाता का स्थापना का श्रेय जाता है ये जॉब चारनॉक को ही जाता है। एक्चुअली एक सुतनौती गांव था, उसी को बाद में 2-3 गांव मिला के इसको कलकत्ता शहर बनाया था। खोज नहीं करता बल्कि स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, यानी इसी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो बी होगा। सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? बी 22 दिसंबर। आपको याद कैसे रहेगा? हम लोग किससे गोलार्ध में हैं? तो हम लोग भी हैं उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। दैट मीन्स कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दिसंबर माह में। कब होता है? दिसंबर
माह यानी ठंडा जनवरी, ठंडा होता है दिसंबर में, उस आधार पर आप याद कर सकते हैं 22 दिसंबर। चूँकि सूर्य की किरणें मकर, इस कारण क्या है कि ये जो है थोड़ा सा समझ लीजिए टेक्निकली है, जैसे ये 0 डिग्री है, अब देखिए मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ठीक है। सूर्य कहाँ से कहाँ घूमता है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में घूमता है। चूँकि ये पूछ रहा उत्तरी गोलार्ध में, इसका कारण है कि सूर्य सबसे दक्षिण पॉइंट होगा, तो सबसे दक्षिण पॉइंट क्या है, तो मकर रेखा। जी हाँ, सूर्य सबसे नीचे कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, तो मकर रेखा से नीचे नहीं जा सकता है। चूँकि ये मकर रेखा पर है, इसलिए उत्तर में दिन की लंबाई सबसे छोटी होगी, कारण कि जो सूर्य की रेखा, जो प्रकाश है वो तिरछी पड़ेगी किस में, तो उत्तर या उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जून के महीने में मानसून का फटने लगता है, कारण क्या है, फटना वर्षा लाता है। तो कहाँ पे वर्षा लाता है मानसून का फटना, तो ये केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट पर। जी हाँ, वैसे भी भारत में ये जो है केरल, इस समय क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। और चूंकि ये जो पश्चिम घाट है ये काफ़ी ऊंचा है, इसीलिए ये जो क्षेत्र है वृष्टि छाया क्षेत्र होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए मानसून को फटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। तो ऑप्शन सी, एक जीव से दूसरे जीव को। जी हाँ, आप अगर इसको मैप के थ्रू देखिएगा, ये मान लीजिए ऊर्जा का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊपर ही होता है। और ये थ्योरी दिया था लिंडनमान, ठीक है, उसमें ये बोला था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा केवल 10% स्थानांतरित होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं अभी किसी मतलब प्रथम स्तर पर 100% ऊर्जा है, तो दूसरा स्तर पर कितना जाएगा, 10%। यही बात, इसी तरह से 10% अगला, 10% अगला चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो बायोम है, ठीक है। इसमें क्या है, तो समस्त पादप एवं प्राणियों का सम्मिलित रूप में अध्ययन होता है, जो बायोम या जीवोम कहलाता है, बायोम या जीवोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें किस पार्ट में है, तो उत्तर और पूर्वी। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा था, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, और इसको 1981 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है, यानी यूरो और एशिया अर्थात यूराल पर्वत। ऑप्शन सी, ठीक है। कह रहा है कि भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, इसमें कई नदियां निकलती है, इसमें प्रमुख नदी है कामा, कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, ये कौन सा है, तो यह है अल्पाइन घास का मैदान। जी हाँ, ये विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है, अल्पाइन घास का मैदान। इसमें जो मेनली होता है सिल्वर है, फर और पाइन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए, श्रीनगर से कन्याकुमारी, इसकी लंबाई है 4000 किलोमीटर, भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। तो ऑप्शन बी, शिव समुद्रम। कब लगाया गया था, 1902 में। भारत की कावेरी नदी पर स्थित है, किस नदी पर, कावेरी। और स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। तो कोयला है, अभी भी सर्वाधिक कोयला के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है 60.7%, हालांकि ये 58 पॉइंट समथिंग आ गया है, तो ये कह सकते हैं लगभग 60% के पास उत्पादन होता है कोयला के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत निम्न में से किस देश में
चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो ये ईरान में, कहाँ पर है? ईरान में। शुरू कब हुआ है? 2016 से। और ईरान, भारत, ईरान, अफगानिस्तान के बीच बंदरगाह के समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, भारत के पश्चिमी तट पर है। टोटल मेजर बंदरगाह कितना है पोर्ट? तो 13। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ऑप्शन सी। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? कोवाडा। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ये 6600 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा और इसे 2024 तक शुरू करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जैवमंडल नहीं है? तो काजीरंगा नहीं है, बाकी है। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से 12 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। बाकी नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ये सबको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन बी यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में आता है? तो सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो जाता है। 38, निम्न में से कौन सा समूह भारत संघ से संबंधित है? ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क। क्वेश्चन नंबर 39, मुद्रास्फीति जनित मंदी डैश परिस्थिति को संदर्भित करता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब जो मुद्रा के कारण हुआ हो, ये संबंधित करता है कि समृद्धि की दर मूल्य वृद्धि दर से कम है। समृद्धि की दर जो मूल्य वृद्धि दर से कम है, यानी जिस रेट से चीज़ें को बढ़ना चाहिए उस रेट से चीज़ें नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, सरकारी बंद पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट के डैश के अंतर्गत आता है? तो यह आता है तो पूंजी प्राप्ति यानी ऑप्शन डी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 अर्थात जो वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन डी लागू नहीं किया गया है। इसमें और चीज़ है, अनुच्छेद 352 में जो एक शब्द प्रयोग किया गया था वो कैबिनेट। जी हाँ, कैबिनेट शब्द पूरे संविधान में केवल एक बार प्रयोग किया गया है, डेट इज कॉल्ड आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 42, आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? यह है ऑप्शन ए बाह्य युद्ध, मतलब बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण। जी हाँ, ये पहली बात तो बाह्य आक्रमण, युद्ध वाला जो आंतरिक विद्रोह था, ये सबको खत्म कर दिया गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत किया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी राज्य सरकार के अंतर्गत। ये संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। भाग 6, इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें कहा गया है कि विधानसभा के न्यूनतम सदस्य बने तो 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है? क्या अधीन है? अनुच्छेद बी राज्य विधानमंडल यानी अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है।
क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है, तो भाग जो लेता है वो लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है? 30 होता है, और सभी सदस्य किसका होता है? लोकसभा का। दूसरा लोक लेखा समिति, इसमें सदस्य कितना होता है? 22, इसमें से लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? तो ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन की बात की जाए तो लोक लेखा समिति के 1919 के जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें ही इसकी व्यवस्था था। उसी का आधार बना के 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति में अभी जस्ट ऊपर बताया गया है टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 का रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन सा प्रतिबंध लगा सकता है? तो कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। अनुच्छेद 368 के जो संविधान में वर्णित है उसमें प्रक्रिया के तहत क्या किया गया? एक मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस बात को ध्यान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो गुजरात में कितना है? 26। सर्वाधिक किसमें है? यूपी। कितना सीट? 80। दूसरा नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? सीट कितना है? 48। तीसरा नंबर पर कौन है? वेस्ट बंगाल। सीट कितना है? 42। चौथा नंबर पर कौन है? बिहार। सीट कितना? 40। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? तो जनरली बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। ये सामान्यता। और जो लेटेस्ट बजट पेश हुआ था कब? तो 1 फरवरी। 1 फरवरी को पेश हुआ है 2023 का बजट। फ्रेंड्स, अगर बजट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया प्लेलिस्ट में, उसमें बजट से रिलेटेड पूरा डिटेल दिया गया है विथ MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। यानी जब ऊपर जाता है, मान लेते ये इक्वेटर है, ये पहाड़ है, ऊपर जाते गया, ऊपर जाने से क्या होगा? हाई तुंगता होगा, तो उससे जो वायुमंडलीय दाब है वो, मतलब वायुमंडलीय दाब कम होने से ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, शीतलन की दर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर, विकर्णीकरण सतह की प्रकृति पर, और विकर्णीकारी सतह का क्षेत्र पर। जी हाँ, सतह किस तरह से है, ठीक है, सतह का क्षेत्र किस तरह से है, इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 53, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी हाँ, पानी गर्म ठंडा नहीं, पानी तो सेम ही रहता है, लेकिन जो बाहर और भीतर का जो तापमान है उसके वजह से ठंडा गर्म महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 54, किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए खुली प्रणाली का। कह रहा है किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पे एक खुली प्रणाली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसे ठोस सॉल का उदाहरण कहेंगे? ऑप्शन सी रंगीन रत्नों को। 56, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए उनका नाम था? एक बुद्धा था, एक बच्चा था, यानी लिटिल मैन और फैट बॉय। लिटिल मैन और क्या था? फैट मैन, सॉरी लिटिल बॉय, बच्चा छोटा था,
और मेन बड़ा था, यानी मेन मोटा और बच्चा यानी लिटिल यानी छोटा ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित है? यह है आइरिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? ऑप्शन बी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 59, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु डैश है? तो लोहा या आयरन है। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन के अनुकेंद्रीय धातु आयन के रूप में लोहा यानी लोहा के बने या आयरन के बने होता है। क्वेश्चन नंबर 60, शब्द RH फैक्टर संदर्भित करता है? तो रिसर्च फैक्टर रिसर्च मंकी था, उसी के नाम पर किया गया था और रिसर्च फैक्टर पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। आपको लैंडस्टीनर ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको मिलेगा लैंडस्टीनर के साथ साथ अलेक्जेंडर विनेर। ये कब किया था? 1940 में। दो व्यक्ति है, ठीक है, कौन कौन? कार्ल लैंडस्टीनर तथा अलेक्जेंडर विनेर। 61 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? ये यूपीएससी क्वेश्चन है 2008 के आसपास का। तो दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन था? तो ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में विशाल रैली आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया गया। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 7 अगस्त को। ठीक है, उसके अलावा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विधिवत तरीके से क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में किससे संबद्ध है? ये जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 64, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि दांडी यात्रा से नहीं प्रारंभ हुआ, दांडी यात्रा समाप्त होता है। ठीक है, और उसी सुबह पे यानी 6 अप्रैल के मॉर्निंग में एक मुट्ठी नमक उठा के गांधी जी बोलते हैं कि अब आंदोलन शुरुआत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न कर दिया? तो किस कारण से? ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने की अधिकृत कर देने। इसमें था बिना वकील बिना दलील, ठीक है, सीधे जेल भेजता था, इसके वजह से ये फेमस हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। जी हाँ, क्रिप्स मिशन आया कब था? तो 42 में। और इसके सदस्य कितने थे? मेन हेड कौन था? किसके नेतृत्व में था? स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसके अलावा अलेक्जेंडर और भी कोई व्यक्ति साथ था। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्थापित करने की संस्तुति थी। जी हाँ, ये जरूर सही है। और साइमन कमीशन आया था किसके आधार पे? 1919 के भारत शासन अधिनियम एक क्लाउज जोड़ा गया था कि हर 10 वर्ष पे इसको समीक्षा किया जाएगा, लेकिन वो समय से पहले आ गया था। इसका गठन हुआ था साइमन कमीशन का 1927 नवंबर में, आ गया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर
68। स्टेटमेंट दे रखा है, क्या कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया था। ये था ये राजकुमार शुक्ला था। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी में से एक थे। जी हाँ, केवल इसका बी सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? वहाँ भी बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार था? तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, चूँकि मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? सत्य नहीं कौन सा है? यह आंदोलन अहिंसक था। पहली बात यही असत्य है, गांधी जी का कोई आंदोलन अहिंसक था ही नहीं, मतलब ये हिंसक नहीं था, ये कथन सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने खुद इसको स्वीकार किए थे कि कहीं कहीं हिंसा हुआ है। ठीक है, क्रिप्स मिशन की वापसी के पश्चात गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, अगर भारत छोड़ो की बात की जाए तो 1942 में शुरू हुआ। 8 अगस्त 1900 मतलब 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। उसके बाद आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया और कहीं कहीं इस आंदोलन में हिंसक झड़प भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है NGT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका गठन कब हुआ है? 2010 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी तक इसका अध्यक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई आदर्श नाम का है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। हुआ कब था? 92 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, जी हाँ, चूँकि 92 में हुआ था, 5 साल प्लस यानी 97 में हुआ था, ये सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जी नहीं, मॉन्ट्रियल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 73, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1974 में लागू किया गया। ये लागू नहीं बल्कि ये पारित किया गया था। लागू किया गया 75 से। ठीक है, 1975 से। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से, वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को जाना जाता है जल पुरुष या वाटरमैन। और सलीम अली को पक्षी मैन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता थे उत्तराखंड, चूंकि ये उत्तराखंड में हुआ था उस समय थे सुंदरलाल बहुगुणा। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में हुआ था ये आंदोलन। जबकि मेधा पाटकर संबंध किसे था? नर्मदा बचाओ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में किया गया था केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन। ठीक है, केंद्र सरकार 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की। कब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? 2009 में। क्वेश्चन नंबर 77, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? ऑप्शन डी दीर्घकालीन परिवर्तन। कौन सा नहीं है? दीर्घकालीन परिवर्तन नहीं है बल्कि वनस्पतिक संकेतक है, हिमीय संकेतक है, विवर्तनिक संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 78, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए छाता विधान, चूँकि ये 1972 में स्टॉकहोम जो कि सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन,
उसके बाद से ही, चूँकि ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम था इसलिए इसको छाता विधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था 1936 में, इसका 1936 में ये बना था और 1957 में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। पहले क्या नाम था? तो हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में सर्वप्रथम यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो तांबा नहीं फैलाता है, जैसे कैडमियम इटा बीमारी होता है, निकेल से होता है, आर्सेनिक जो काफ़ी प्रभावित है। आर्सेनिक से मैक्सिमम प्रभावित जिला किस स्टेट का है या क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का। 82, मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगल कितना होना चाहिए? तो 33%। ये लाया कब गया था? तो नहीं फ्रेंड्स, ये कुछ का थोड़ा डेटा करेक्ट कर लीजिए। कह रहा है कि वनस्पति वन नीति के अनुसार पर्वतीय पहाड़ी भागों में 60%, जी हाँ, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 60%, पठारी क्षेत्र में जो पठार है, ये पठार चूँकि समतल होता है, यहाँ पे 40%, पठार पे 40, पर्वत और पहाड़ी पे 60, जबकि मैदानी क्षेत्र में 25%। मैदानी क्षेत्र में कितना परसेंट है? 25% और ओवरऑल 33%। क्वेश्चन नंबर 83, वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 84, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? ये कहाँ पर है? पालपुर, कहाँ पर है? तो पालपुर कुनो, ठीक है, जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाटिक बब्बर शेर को मध्य प्रदेश के, ये फ्रेंड्स अभी तक वहीं पर है, ये करेंट अफेयर था, बहुत पहले का है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा ललसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है? कौन सा पक्षी? ललसर। तो बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? यूपीएससी का। बने तो अच्छी बात है और नहीं बने तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उस लेवल का पूछेगा नहीं। क्वेश्चन है रहा कि हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP के द्वारा। 87 नंबर, एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल एवं असम में। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है? करेंट अफेयर्स है। तो क्या किया गया था? ऑप्शन ए, स्वच्छता के लिए। और अभी जो 2023 है, इसको कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो मोटे अनाज का वर्ष, मोटे अनाज यानी मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकला था वो कौन था? तो ये ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ये कब हुआ था? तो 2 या 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की रात या 3 दिसंबर की सुबह में 1984 में। क्वेश्चन नंबर, ये फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इससे संबंधित चाहे वो करेंट अफेयर हो या घटना चक्र हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट का अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF आपको चाहिए तो इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, आप वहाँ जाके प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो ये जो है अंटार्कटिका के ऊपर, और इसका कारण क्या है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि 6 माह का
6 माह सूर्य यहाँ पर पड़ता है, सनलाइट का प्रकाश यहाँ पड़ता है। जब प्रकाश पड़ता है तो वो अपने आप को रिपेयर करने लगता है। चूँकि 6 माह नहीं पड़ता है तो चूँकि नहीं पड़ने के कारण 6 माह वहाँ पे छिद्र होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। सर्वाधिक कहाँ होगा? तो अंटार्कटिका पे। फ्रेंड्स, उसके नीचे आपको PDF मिलेगा, क्या मैथ रीजनिंग है जो आपको यहाँ दिया गया है। इसका सॉल्यूशन भी आपको जैसे नीचे दिख रहा होगा, सॉल्यूशन भी शेयर किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।